तो सबसे पहले स्वागतम, सुस्वागतम, वेलकम, सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन है। अगर आप पहली बार हमारे साथ जुड़े हैं तो भाई आज जुड़ने के बाद चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आपको सभी नोटिफिकेशन लगातार हमारे मिल जाएं और किसी भी तरह की दिक्कत आपको ना हो। और चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर दें जरूर वीडियो को। तो शुरू करते हैं आज का पहला सवाल। विलुप्त श्रृंखला चुनकर श्रृंखला को पूरा कीजिए। कंप्लीट द सीरीज बाय चूजिंग द मिसिंग नंबर। तो आपको जो मिस नंबर है उसको चूज करना है और मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा जी। तो देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। 1 2 3 6 9 8 18, उसके बाद फिर आगे इसी तरह से नंबर बढ़ते जाएंगे। तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। और उम्मीद करूंगा कि आपका आसान से आसान उत्तर देने की कोशिश करेंगे। ओके जी, तो देखते हैं आपका जवाब हमें क्या मिलता है। लेट्स सी। और यहां पर मुझे मिला है उत्तर सबसे पहले दिया है मुझे ऑप्शन 27, बिल्कुल सही जवाब है। देखो कंडीशन क्या थी, अगर हम बात करते हैं क्वेश्चन की, तो 1 2 3 6 9 18 देन ब्लैंक और फिर 54। अब देखो 1 और 2 में क्या है, +1 का डिफरेंस है। 2 और 3 में क्या है, +1 का डिफरेंस है। आगे देखिए 3 और 6 में मैं कलर चेंज कर लेता हूं जिससे आपको समझ में आ जाए आसानी से। 3 और 6 में क्या है, आपने कहा +3 का डिफरेंस है। और 6 और 9 में भी +3 का डिफरेंस है। अब 9 में और 18 में +9। तो भाई हर बार देखो 2 2 बार चल रहा है, 2 बार 1 आया, 2 बार 3 आया, तो अगली बार इसमें 9 जुड़ेंगे ना तो 27 आएगा ना, जिससे कि इसमें 9 का डिफरेंस बन जाए। तो ये सीरीज इस तरह से चल रही है। राइट ऑप्शन 27 सभी को समझ में आया होगा। कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, इजीली समझ में आ गया सवाल, कोई प्रॉब्लम? नो प्रॉब्लम, नो इशू। चलिए बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। आसान सवाल था, आपको इजीली समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी सवाल को समझने में। एक और सवाल। इसी समस्या को छोटे छोटे अंकों में विभाजन के उपरांत उनके मध्य संबंध को स्थापित करना या जानना कहलाता है। इस समस्या को छोटे छोटे अंगों में या भागों में विभाजित करने के उपरांत उनके मध्य संबंध को स्थापित करना या जानना कहलाता है। क्या कहलाता है? विश्लेषण, आगमन, संश्लेषण या निगमन। आफ्टर डिवाइडिंग द प्रॉब्लम इनटू स्मॉल पार्ट्स इट इज कॉल्ड टू एस्टैब्लिश और फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन देम। इट इज एनालिसिस, इंडक्टिव, सिंथेसिस और डिकम्पोजिशन, और यू कैन से डिडक्टिव मेथड। ये मैंने आपको बहुत बार समझाया है, अगर इस तरह का मेथड आपको समझ में आ जाए तो बहुत बढ़िया। मैंने बताया ना कितनी बार कि विश्लेषण जो होता है किसी बड़ी समस्या को छोटे 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 पार्ट्स में तोड़ना, यानी विश्लेषण का मतलब होता है छोटे छोटे भागों में विभाजित करना और उनके साथ उनको एनालिसिस करना, उनमें संबंध स्थापित करना, और उन संबंध को, उन पार्ट्स से संबंध जो उन सबको कंबाइन करके एक फिर से आंसर लेना, दैट इज संश्लेषण। तो संख्याओं को जोड़ना संश्लेषण, तोड़ना विश्लेषण। तो आप क्या कह सकते हैं कि बड़ी समस्या को छोटे छोटे पार्ट में तोड़ना विश्लेषण होता है, और उन छोटे छोटे पार्ट से एनालिसिस करके फाइनल आंसर निकालना वो संश्लेषण होता है। हाँ, टिल्लू की बुक याद आ गई ना? हाँ, मैंने बुक वाला बताया था ना एग्जांपल। तो राइट ऑप्शन क्या है? बहुत बढ़िया, आपने कहा ऑप्शन नंबर 1। जबकि आगमन विधि में बच्चा क्या सीखता है? आगमन विधि में बच्चा उदाहरण के माध्यम से बहुत सारे उदाहरण पढ़ता है, एक नियम निकालता है, और निगमन में उसके अपोजिट करता है। बहुत बढ़िया। एक और सवाल है आपकी स्क्रीन पर। स्कूल वर्दी की जोड़ी की सूची कीमत 180 रुपए है। इसकी कीमत छूट के बाद 1153 रुपए है। छूट की दर क्या है? कुछ गड़बड़ है लग रहा है मुझे। चलो देखते हैं। तो ये 180 और 153 है भाई, ये है ना? हाँ चलो, तो समझ के करिएगा सवाल को, गलती ना हो सवाल में, और आसानी से जवाब देने की कोशिश करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा सवाल पर आपका जवाब। चलिए तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। तो यहां पर आपके सामने सवाल आपके समक्ष कर दिया गया है, देखेंगे जवाब क्या मिलेगा। स्कूल की वर्दी की जोड़ी की जो सूची कीमत है, उसका जो प्राइस है, जो उस पर मार्क प्राइस है, वो 180 रुपए लिखा हुआ है। इसकी कीमत छूट के बाद 153 रुपए है। तो छूट की दर क्या, परसेंटेज क्या है, वो आपको बतानी है। तो 3 क्वेश्चन आपके सामने, और मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं होगी, आसानी से सवाल कर सकते हैं आप। व्हाट इज द डिस्काउंट रेट, ये आपको बताना है। तो देखो
आप सभी जानते हैं भाई, आपके पास 180 रुपए से प्रिंट प्राइस था और आपको 153 में मिलेगी, तो कितने परसेंट का डिस्काउंट मिला? आपने कहा सर 180 की चीज थी, मुझे 153 में मिल गई। कितने का प्राइस था? 180 का, तो यानी कितना मिला? आपने कहा 7 यहां से आया और 2 यहां से आया, बटा 180 मल्टीप्लाई बाई 100। परसेंटेज में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपने कहा ओके, इसको देख लेते हैं यहां से। अब देखो 9 दूनी 18, 9 तिया 27 और 2 पंजे 10, तो कितना आना चाहिए? 15% एकदम सही जवाब है। जिन्होंने 15% देने का बताया है, दैट्स करेक्ट जी। यस, क्लियर है? नेक्स्ट सवाल किया जाए। ओके, एक आदमी एक ही गति से एक निश्चित दूरी पर तय करता है। यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटे की तेज गति से चलता तो उसको 40 मिनट कम लगेंगे, और वो 2 किलोमीटर प्रति घंटे की धीमी गति से चलता तो उसे 40 मिनट अधिक लगेंगे। दूरी बतानी है कितनी है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। सिंपल है कि भाई एक आदमी है, एक निश्चित गति से, एक ही गति से एक निश्चित दूरी को कंप्लीट करता है। तो उसने कहा कि अगर वो थोड़ा सा मंदा चलता तो क्या होता? वो उस दूरी को आसानी से एक्सेस कर लेता पहले 3 घंटा किलोमीटर के चलने से, और धीमे चलता तो दूसरा रीजन होता। तो अब आपको बताना उस जो डिस्टेंस है, उस डिस्टेंस, वो डिस्टेंस कितनी है। तो देखो, अगर हम बात करते हैं तो क्या मिलेगा। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ओके, लेट्स सी। तो सवाल समझें, 3 क्वेश्चन को रिपीट करें, अभी करते हैं। 3 क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। उसने कहा 180 रुपए का तो उसका कॉस्ट प्राइस है, आपको वो 153 में मिल गई, तो डिस्काउंट कितना का मिला? आपने कहा 27 रुपए का डिस्काउंट मिला, तो 27 रुपए का डिस्काउंट मिल गया, क्योंकि 180 में से 153 कम करेंगे तो मुझे 27 रुपए का डिस्काउंट मिला ना। कितने पर मिला? 180 पर मनोहर, और 100 की मल्टीप्लाई करो तो यू विल गेट द आंसर। गुड इवनिंग। तो सवाल देखते हैं। एक आदमी एक ही गति से एक निश्चित दूरी को तय करता है। समझने की कोशिश करना, बिल्कुल बेसिक से कराता हूं। मैंने माना एक ही आदमी एक निश्चित दूरी, सपोज मैंने माना वो दूरी x है और वो गति उसकी y है। तो अगर वो निश्चित गति से चलता है, निश्चित स्पीड से चलता है, कांस्टेंट स्पीड से, तो वो x दूरी को तय करता है। तो उसमें कितना टाइम लगेगा? आपने कहा उसमें जो टाइम लगेगा x बटा y लगेगा, क्योंकि जो टाइम होता है वो क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। तो अगर मैं बेसिक मानूं तो x अपॉन y जो है उसका डिस्टेंस होना चाहिए। अभी बनवाएंगे अखिलेश, है ना भाई। x अपॉन y उसका क्या होना चाहिए? उसने जो एक्चुअल दूरी कवर की होगी वो x अपॉन y में की होगी। और उसने क्या कहा? यदि वह 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज से चलता, फॉर एग्जाम्पल वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलता, तो मतलब क्या है? नहीं, y की जगह y प्लस 3 चलता, वो डिस्टेंस तो सेम रहती ना भाई। कंडीशन देखो, उसने बोला अगर वो स्पीड y है, उससे वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेजी से चलता तो y प्लस 3 हो जाता। दूरी तो डिस्टेंस तो x ही है जिसको वो कवर कर रहा था, तो वो 40 मिनट कम लगेंगे। इसका मतलब क्या है? वो 40 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो मतलब क्या हुआ? यानी उसमें से 40 बटा 60 मैंने कम कर दिया, तो ये आना चाहिए ना भाई। जो उसकी एक्चुअल स्पीड थी उसमें से मैंने 40 मिनट का समय कम निकाला, तो स्पीड आ गई, है ना। अब दूसरी कंडीशन की बात करते, उसने क्या बोला? x अपॉन y आपकी डिस्टेंस, जो टाइम लग रहा था। उसने बोला अगर वो 2 किलोमीटर घंटा गति तेजी से चलता तो क्या होगा? आपने कहा अब 2 किलोमीटर की स्पीड से निकाल देते, तो 2 में क्या होगा? तो उसने बोला x किलोमीटर की स्पीड, तो y से 2 घंटे पहले पहुंच जाता है वो, और टाइम कितना? 40 मिनट अधिक लगेंगे, तो यानी 40 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो ये स्पीड आ जाएगी। टाइम समझ में आया? दोनों इक्वेशन समझ में आ गई? क्या किया है मैंने? ये उसकी एक्चुअल टाइम है, उसमें से 40 मिनट कम कर दोगे तो ये वाला उसका जो टाइम है वो आ जाएगा। बस अब दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना था। क्या करें सॉल्व? तो उसको देख लेते हैं। ये हो जाएगा 20 दूनी 40, 20 तिया 60, 20 दूनी 40, 20। मैं नेक्स्ट पेज ले लेता हूं क्योंकि पेज छोटा है, तो पेज लेना पड़ेगा नेक्स्ट, जब भी बात बनेगी, नहीं तो सवाल नहीं होगा, है ना। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? हो तो मुझे बता दे, मैं आगे चलूं। क्लियर है? चलो अब मैं आगे वाले स्लाइड पे चल रहा हूं, तो मैं इसको एक बार लिख लेता हूं जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो मैंने लिखा x अपॉन वाई माइनस 2/3। तो क्या टाइम था? टाइम था उस स्पीड को x अपॉन वाई प्लस 3 की स्पीड थी। एक दूसरी क्या थी? उसने बोला x अपॉन वाई
नॉर्मल डिस्टेंस, उसमें 40 मिनट 2/3 पहले हो गए, तो स्पीड कितनी होगी x/y-2। यही है ना भैया? हाँ ओके क्लियर। अब क्या करें, दोबारा समझो, फिर समझ लो। देखो भाई उसने बोला एक आदमी एक ही गति से निश्चित दूरी तय करता है, मैंने माना वो डिस्टेंस x किलोमीटर थी, ठीक है ना, वो डिस्टेंस x किलोमीटर थी, और जो वो स्पीड थी वो मैंने y मानी क्योंकि वो कांस्टेंट स्पीड थी। तो उसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, दूरी बटा चाल, तो दूरी कितनी x, चाल बराबर, तो उसकी ये नॉर्मल स्पीड है, ये उसकी जो उसने पहली कंडीशन दी उसके अकॉर्डिंग ये स्पीड बनी। अब उसने क्या बोला कि अगर वह 3 घंटा किलोमीटर तेज गति से चलता, तो अगर मैं y में 3 जोड़ दूं तो स्पीड 3 किलोमीटर प्रति घंटा तेज हो गई ना, तो उस दूरी को कितनी देर में कवर करेगा, आपने कहा डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, तो x/y, लेकिन वो 40 मिनट कम लगेंगे, तो इसमें से 40 मिनट कम करने पड़ेंगे ना, क्योंकि मेरी स्पीड किलोमीटर प्रति घंटा में, इसलिए मैंने 60 का डिवाइड भी कर दिया। सेम यहां पर देखो, उसने बोला दूसरी बार में x/y नॉर्मल था, अगर उसकी स्पीड को 2 किलोमीटर धीमी कर दें तो मैंने y से 2 किलोमीटर कम कर दिया, तो क्या होगा, स्पीड का डिवाइड कर दिया हमने, डिस्टेंस जो कवर की 40 क्यों जोड़ा, क्योंकि 40 मिनट अधिक लगते हैं, तो दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, बस यही तो सवाल था। अब इसको आप आसानी से कर सकते हैं, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। चलो अब इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। अब देखो अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो क्या हो जाएगा, ये 3y इधर आ गया, इसका एलसीएम ये क्या हो जाएगा, y से y कट के तो 3x प्लस 3 से 3 कट गया 2y इज इक्वल टू, ये क्या हो गया, आपने कहा x/y-2। इसको उधर भेज देते हैं और इसको इधर भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, दैट इज, हाँ जी अभी तो कोई दिक्कत नहीं है राजकुमार जी, अभी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे लेट मी नो, जिससे कि समस्या ना होनी चाहिए आपके बस कोई भी साथ में, क्योंकि समस्या आ जाएंगी तो प्रॉब्लम आपको बढ़ेगी हमेशा। ओके ओके, तो चलो अब इसको आगे बढ़ाते हैं, इक्वेशन बना लेते हैं। इक्वेशन क्या बनी हमारी, अगर मैं इसको देखूं तो x एक तरफ, इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और y की वैल्यू निकाल लेते हैं, तो 3x प्लस 2y इंटू y-2 इज इक्वल 3xy। ओके तो क्या करें, ये हो गया 3xy माइनस का 6x प्लस का 2y² माइनस का 4y इज इक्वल टू 3xy। 3xy से 3xy कट गया, तो क्या बचा, अब हम इसको y को उधर भेज देते हैं, तो 2 सब में कॉमन आ गया, तो क्या हो जाएगा, माइनस का 6x इज इक्वल टू, ये हो गया 4y माइनस का 2y²। ओके अब क्या करें भैया, माइनस को डिवाइड कर दो, इसको 2 से डिवाइड कर दो, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2y माइनस का y², या कह सकते हैं जब इसमें माइनस को मल्टीप्लाई किया तो 3x इज इक्वल टू y² माइनस 2y, या कह सकते हैं 3x इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस का 2। ये एक इक्वेशन आपके सामने आ जाएगी, यहां तक कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, एक इक्वेशन समझ में आई। अब दूसरी वैल्यू निकाल लो, इक्वेशन नंबर 1 से हमने x का वैल्यू निकाला, अब x का दूसरा वैल्यू निकालो, तो उससे क्या आ जाएगा, मैं उसको डायरेक्ट कर दे रहा हूं क्योंकि इतना टाइम तो नहीं होगा कि मैं सभी इक्वेशंस को आपको करके बताऊं, तो दूसरा क्या हो जाएगा, मैं ऐसे लिख देता हूं, ऐसे ही सवाल करना इस वाले इक्वेशन को सॉल्व करके, तो क्या हो जाएगा, इट इज 9x इज इक्वल टू व्हाट, आपने कहा 2y इंटू वाई प्लस 3, बस इन दोनों को डिवाइड कर दो, इक्वेशन ये इससे आई है और ये इससे आई है, एज इट इज करना है इसको। ओके आपने दोनों का डिवाइड कर दिया, डिवाइड करके क्या आएगा, आपने कहा दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूं तो क्या होगा, दैट इज 9x इज इक्वल टू 2y इंटू वाई प्लस 3 अपॉन 3x इज इक्वल टू y इंटू वाई माइनस 2। अब देखो y से y कट जाएगा, जब इसको डिवाइड करेंगे तो y इज डिविजिबल बाय y, x इससे x कट गया, 3 3 9, तो 3/1 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई प्लस 3 अपॉन वाई माइनस का 2। अब बस वाई वाई में रहेगी इक्वेशन, इसको इधर ले आता हूं मैं, तो क्या हो जाएगा 3y माइनस का 6 इज इक्वल टू 2y प्लस का 6। अब 6 तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल टू 12, तो y का वैल्यू आपको 12 मिल गया। ओके जब y 12 किलोमीटर प्रति घंटा आ गया तो x का वैल्यू किसी से भी निकाल लो यहां रख के, तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो x आ जाएगा दैट इज 120। तो प्रॉब्लम थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस है सवाल को समझने में, क्योंकि मैंने बिल्कुल बेसिक से कराया है, तो ये आपको
समझ में आना चाहिए, क्योंकि x बराबर 40 किलोमीटर आ जाएगा, माफ करिए ना 40 किलोमीटर। पुट कर लेंगे, आसानी से निकल जाएगा। तो बिल्कुल बेसिक से बताया है कि सवाल अगर आ जाए तो किसको कैसे करना है। नाउ यू कैन इजीली फाइंड आउट। एक बार ट्राई करेंगे तो ये आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा, दैट इज सी ऑप्शन 40 किलोमीटर। एक और सवाल लेता हूं, सवाल बड़ा हो गया, मुझे लग रहा है कि ज्यादा भयंकर हो गया है, चलो आसान बताओ। 8 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा? ट्रिक से ही होगा, लेकिन उसके पहले आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा रंजना। ट्रिक से तभी हो सकता है, आपको चैप्टर पढ़ना पड़ेगा। या तो एक काम करता हूं, मैं चैप्टर रख लेता हूं इस मंथ मार्च वाले महीने में, कल या परसों में, अगर अनअकैडमी ने अलाउड कर दिया, ओके, तो मैं उस चैप्टर को रख लेता हूं। फिर इसको बेसिक से पढ़ेंगे तो आपको एक चीज समझ में आएगी। शॉर्टकट से भी समझ में आते हैं जब आपको चीजें बेस क्लियर होती हैं। तो 8 संख्याओं का औसत 42 है, यदि प्रत्येक संख्या को 5 से घटा दिया जाए तो औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। सिंपल सवाल है और मुझे उम्मीद है इसका आंसर तो आप दे देंगे आराम से, इसमें शायद कोई भी दिक्कत नहीं होगी। ओ माय गॉड, अखिलेश ने बहुत तेजी से उत्तर दिया है, क्या बात है अखिलेश, वेरी गुड। देखिए इस बात को समझने की कोशिश करिएगा, एवरेज की एक खास बात है। एवरेज का मतलब होता है इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। क्या मतलब होता है? इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। यानी आप जब भी एवरेज की बात करते तो वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन होता है, सबको बराबर बराबर बांटना। तो अगर सबको बराबर बांटना है तो अगर उसमें से आप 5 कम करेंगे हर संख्या से, तो यानी हर किसी आदमी से 5 कम हो जाएगा, तो औसत भी 5 कम हो जाएगा ना। तो सिंपल कर सकते हैं 42 माइनस का 5 बराबर इसका औसत 37 हो जाएगा। सबको पता था इसका आंसर, क्लियर है? इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं होगी, इजी है, आसानी से आप इसको जान सकते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 37। सिंपल। इसका आप एग्जांपल भी कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा आपसे 4, 6, 8, फॉर एग्जांपल 3 संख्याएं, इन 3 संख्याओं का औसत क्या है? आपने कहा 6। अब मैं हर एक संख्या को 2 से कम कर देता हूं, तो ये क्या हो जाएगा? ये 2 से डिवाइड कर देता हूं, कुछ भी कर लो जैसा आपका मन कर रहा हो। अगर मैं इसको 2 से कम कर दूं या इसमें 2, तो ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 6। अब इसका कितना आया? 4। तो देखो 6 में से भी 2 कम हो गया ना। तो एवरेज रेशो में ये, एवरेज में ये खास बात होती है, क्लियर है? तो राइट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज 37। एक और प्रश्न है, फिर आपके स्क्रीन पर देर किस बात की है। मेरी यात्रा का 3/4 यात्रा करने के बाद मैंने पाया कि मैंने 16 किलोमीटर पूरा कर लिया, अभी भी कितनी यात्रा बाकी है? After traveling 3/4 of my journey, I found that I had covered 16 kilometers, finished off. How much journey is still left? Let's see. क्या देते हैं जवाब? कितनी जर्नी अभी मेरी बाकी बची हुई है, आपको जवाब देना है। तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है जी। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हुए हैं और मुझे उम्मीद है कि आपका जवाब आसानी से मिल जाएगा। समझने की कोशिश करो। जब उसने 3/4 यात्रा की तो उसने पाया कि 16 किलोमीटर चल लिया वो, है ना। जब 3/4 उसने किया तो 16 किलोमीटर चला। तो अगर मैं पूरी यात्रा की बात करूं तो आप पूरी यात्रा को निकाल सकते हैं, अदरवाइज आप ऐसे भी कर सकते हैं कि 4 का डिवाइड कर देंगे, 4 जगह टूट गया। तो मैं पहले बेसिक से बताता हूं। तो जब 3/4 यात्रा 16 के बराबर, तो पूरी यात्रा किसके बराबर हो जाएगी? 16 गुणा 4/3, ये हो जाएगा ना। आपने कहा ओके, तो कितना हो गया? ये होगा 64/3। तो पूरी यात्रा 64/3 किलोमीटर की है। और उसने बोला है ये तो पूरी यात्रा है, और उसने पाया कितनी बाकी है। जब 3/4 उसने कवर कर ली तो एक में से तो 1/4 शेष है ना भाई, 1/4 शेष तो बची। आपने कहा 1/4 यात्रा शेष बची है, तो इसका 1/4 निकालें तो कितना हो जाएगा? 64/3 गुणा 1/4, तो 16 चौके 64, तो कितना हुआ? 16/3। तो क्या हो? 5 दिया 15, 5 सही 1/3 किलोमीटर की यात्रा शेष है। ठीक है, आसान है, क्लियर, समझ में आ रहा है सवाल? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? किसी को हो तो मुझे बता दे भैया। वैसे प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए, क्योंकि सवाल इतना मुश्किल नहीं है कि आपको ना हो और आपसे ना हो पाए। क्लियर है? इजीली हैंडल हो गया। एनी प्रॉब्लम, एनी इशू? नो प्रॉब्लम, नो इशू विद दिस क्वेश्चन। ठीक है ना, वेरी गुड। आगे बढ़े, एक और सवाल की बात कर, क्योंकि 3/4 यात्रा 16 किलोमीटर के बराबर, तो 1/4 कितनी हो जाएगी? आप ऐसे भी निकाल सकते थे। देखो जब 3/4 16 के बराबर है तो 1/4 कितनी हो जाएगी? 16/3। अब डायरेक्ट भी कर सकते थे। एक और सवाल, एक आयत की लंबाई को 50% बढ़ा दिया गया, उसी क्षेत्रफल को बनाए रखने के लिए चौड़ाई को कितने प्रतिशत कम करना होगा? देखते हैं जवाब क्या मिलता है। भाई एक क्षेत्रफल की जो है हमने उसको बढ़ा दिया है,
अब उसी को कम करने के लिए, उसी को बराबर मेंटेन करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है, कितना कम करना होगा उसमें से। जी, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला आपको पता है ना? लंबाई गुणा चौड़ाई का फॉर्मूला आपको पता है, तो समझते हैं। देखो इसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो पहले मैं बता देता हूं। सपोज उसकी लंबाई 100% थी, पहले मैंने देखा भाई जो भी चीज होती है 100% होती, लंबाई हो के चौड़ाई हो, अपने आप में तो जो परसेंटेज में तो 100% ही होंगी। तो उसने कहा कि उसकी लंबाई अब कितनी होगी, 150% हो गई ना भाई, उसकी लंबाई 150% हो गई ना, और कमी करेंगे तो कितनी होगी, 100 में से फॉर एग्जांपल मैंने x कम कर दिया, ये तो हुआ। तो इन दोनों का जो मल्टीप्लाई है वो किसके बराबर है, वो 100% के बराबर आना चाहिए ना, मतलब यही तो है भाई, दोनों का जो मल्टीप्लाई करोगे वो किसके बराबर आना चाहिए भाई, जो पहले भी उसका एरिया 100% था, अब भी 100% है। हाँ बहुत बढ़िया अखिलेश, तो आप समझ लो। तो मैंने कहा पहला क्षेत्रफल कितना हुआ, लंबाई 150 हो गई, 150, मैं पहले बेसिक से फिर शॉर्टकट से बताऊंगा। तो मैंने माना x उसकी लंबाई 150/100 प्लस जो y था, जो उसकी दूसरी भुजा थी, y इंटू 100 माइनस का a अपॉन 100। ये दोनों को सॉल्व करना है बस आपको। अब क्या करें, आपने कहा 0 से 0 काट दे, तो क्या बन जाएगा, आपने कहा 150x/100 बराबर बराबर y 100y माइनस का ay अपॉन 100 प्लस, बस इसका एलसीएम ले लो, 100 इसका एलसीएम आ गया। तो ये आपको थोड़ा सा लेंदी पड़ेगा, है ना, अगर इसको करोगे तो इट विल क्रिएट एन इशू, क्योंकि आपको यहां पर ये ऑलरेडी बड़ा पड़ने वाला है ना। तो क्या करें, क्योंकि मैंने एक्स वाई को बताया, तो इसमें से एक्स वाई ऑलरेडी हमने 100 मान ली, तो इसको हटा भी सकते हो आप, यू कैन डू दिस वन। ओके, तो एक तरीका तो ये था जो बहुत बड़ा पड़ेगा, या आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि 150/100 तो उसकी पुरानी हो गई। दूसरी वाले की बात करें तो दूसरी वाली कितनी थी, 100 माइनस का ए अपॉन 100, तो इसको मल्टीप्लाई कर दो तो क्या हो जाएगा, 100 माइनस ए इज इक्वल टू 15000 अपॉन 100 से डिवाइड कर दिया 150, तो कितना बना, आपने कहा 150 इधर रह गया, तो आपने इसको डिवाइड कर दिया, है ना। तो 100 में से कितना कम हो गया, दैट्स इज द आंसर। तो ये आपको डिफिकल्टी लेवल बढ़ाएगा। प्रणाम गौरव जी। तो हम क्या करते हैं, मैंने आपको बताया ना, तो ऐसे करोगे तो समय लगेगा, हमें पता है ना a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100 होता है, आप इसको भी यूज कर सकते हैं। तो चेंज का मतलब क्या, जो था उसमें नो चेंज, जीरो होना चाहिए, है ना, उसमें जीरो होना चाहिए। तो उसने बोला कि भाई a प्लस बी प्लस, तो a कितना है, उसने बोला 50% बढ़ा दिया, मैंने माना b कम कर दिया मैंने x%, प्लस का माइनस हुआ 50 गुणा a बटा 100 बराबर 0, ऐसे कर सकते हो। तो आपने क्या देखा, अब देखो इससे पूरा कट जाएगा, 1/2 रह जाएगा ये, तो यहां से 1/2 इससे आ गया। इससे भी आसान तरीका क्या है, बहुत सारे तरीके हैं। अब क्या करो, 50% का मतलब होता है 1/2, तो उसने क्या काम किया, लंबाई को 1/2 बढ़ा दिया, है ना। और चौड़ाई कितनी थी, चौड़ाई में कुछ परिवर्तन नहीं करना है भाई, चौड़ाई तो जितनी थी उतनी रखनी है ना। ये और सबसे छोटा तरीका ऐसे सवालों को करने का, भाई लंबाई उसने 50% बढ़ा दी, तो 50% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/2 ही तो होता है। और अगर उसमें लंबाई की बात करें तो लंबाई सेम की सेम रहेगी, तो टोटल कितना हो गया, आपने कहा 1/3, है ना जी। तो और 1/3 किसके बराबर होता है, 100 की मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज 33 सही 1/3%। चॉइस ऑलवेज बी योर्स, या आप इससे निकाल लें, इससे भी यही आएगा। तो आप जो तरीका अपनाना चाहें अपना सकते हैं, राइट आंसर विल बी 33:1/3। तो मैंने 3 तरीके आपको बताए हैं, जो आपको पसंद हो यू कैन अप्लाई। ओके, आगे बढ़ते हैं एक और सवाल की तरफ। एक छात्र ने 3 विभिन्न आकार के त्रिभुज डाले और त्रिभुज के तीनों कोणों को नापा, 3 डाले और तीनों को नापा, और पाया कि प्रत्येक त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 है। यह कौन सी विधि की ओर संकेत करता है, निगमन, योजना विधि, अधिगम, सक्रियता या आगमन विधि। स्टूडेंट ड्रो
three different sides triangle and measured the three angle of the triangle and found that the sum of the three angles of each triangle is 180 degree. Which method does it refers to? ये किस की ओर संकेत करता है, ये आपको बताना है और मुझे उम्मीद है कि इस सवाल में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है और ये डिपेंड करेगा आप पर कि आप इसका सवाल कौन सा देने की कोशिश करते हैं। यस, आंसर इज ओपन फॉर यू और दीजिएगा जवाब जल्दी से जिससे गलती ना हो और आप सवाल को जान पाए। यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ए, निगमन विधि। ओ माय गॉड भाई, निगमन विधि में तो पहले एग्जाम्पल्स आते हैं। निगमन विधि में तो पहले आपको एग्जाम्पल्स बताए जाते हैं कि एग्जाम्पल ये है और हैं, एग्जाम्पल आते हैं पहले निगमन में हैं। खुद सोचो, जब उसको पहले 3 त्रिभुज दिए गए हैं तो दीज आर द एग्जाम्पल्स। उसने 3 डिफरेंट ट्रायंगल बनाए तो उसने उन 3 त्रिभुजों से देखा पाया कि सबका टोटल 180 है, तो उसने दी हुई आकृतियों से एक उदाहरण निकाला। अब उदाहरण का निगमन में आता है, उसने उदाहरण से एक नियम निकाला, यानी उसने विशेष से सामान्य की तरफ चला, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ चला। तो क्या वो सब निगमन विधि के सूत्र हैं? नहीं ना, दैट इज आगमन विधि, इंडक्टिव मेथड। क्योंकि उसने 3 उदाहरण को देखा, कोण को मापा और एक नियम स्थापित किया। क्या कि मैं किसी भी त्रिभुज को बनाता हूं सबका टोटल 180 डिग्री है। तो राइट ऑप्शन क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, ना कि निगमन विधि। तो ध्यान से करना, क्योंकि वो फॉर्मूला थोड़ी लगाया उसने। अगर वो फॉर्मूला लगाता, फॉर्मूले से किसी सवाल को सॉल्व करता, दैट इज डिडक्टिव मेथड। ओके, क्लियर है। एक और सवाल। एक वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो यह 10 मिनट में कितने मीटर की दूरी तय करेगा? एक वाहन 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से यात्रा करता है, तो 10 मिनट में यह कितने मीटर की दूरी तय करेगा? मिनट की बात हो रही है, ध्यान से करना सवाल को। 24,000 मीटर, 22,000 मीटर, 15,000 मीटर या 20,000 मीटर? ये सवाल बड़ा आसान सा है, इसको चाहो तो आप आराम से कर सकते हैं, लेकिन सोच समझ के करना, तभी बात बनेगी। ओके, सवाल आपके समक्ष है और हम देखेंगे आपका जवाब क्या मिलता है। लेट्स सी जी, क्योंकि मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यस, देखो इस सवाल को भी आप 2 तरीके से कर सकते हैं, विस्तृत रूप में भी और छोटे से रूप में भी। क्यों? आप, इसका मतलब क्या है कि वो 1 घंटे में कितना जाता है? 90 किलोमीटर जाता है। इसका यही तो है, जब वो 1 घंटे में 90 किलोमीटर जाता है, यानी 60 मिनट में वो 90 किलोमीटर जाता है, तो वो 1 मिनट में कितना जाएगा? आपने कहा 90/60 किलोमीटर, है ना? क्योंकि किलोमीटर में आप निकाल रहे हैं और हमारा जब आप मिनट से डिवाइड करोगे तो दूरी को मीटर में बदलना पड़ेगा। तो 90 की बात यहां पर कर रहे हैं, तो कितना हो जाएगा? इसको मीटर में बदल दूं, 1000 की गुणा करनी पड़ेगी ना, क्योंकि जब आप मीटर में बात कर रहा तो 90 किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा। आपने कब बदल दिया, तो कितना हुआ? ये वाला। उसने बोला 10 मिनट में कितनी करेगा, तो 10 मिनट में कितनी करेगा? 90 गुणा 1000/60 गुणा 10। यही तो होना चाहिए या कुछ और होना चाहिए? आपने कहा बिल्कुल ये होना चाहिए। तो 0 से 0 कट गया, 15 छिक्का 90 होते हैं, तो 15,000 मीटर की दूरी वो तय करेगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। बिल्कुल सही कहा अखिलेश आपने। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? हो तो मुझे बताओ। यस, क्लियर, आसान था, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। तो ऐसे सवाल बहुत ज्यादा एग्जाम में मिल जाते हैं जहां पर वो कन्वर्जन आ जाता है, और ये कन्वर्जन जो है मीटर टू सेंटीमीटर किलोमीटर के अंतर्गत सवाल आता है। ये चाल दूरी पर डिपेंड नहीं है सवाल। कभी आप सोचोगे चाल दूरी पर, नहीं, ये सिर्फ कन्वर्जन पर है, यूनिट कन्वर्जन पर डिपेंड क्वेश्चन है। क्लियर है? आगे बढ़े, एक और सवाल की बात करें, समझ में आ गया होगा। वन मोर, गणित का विषय नहीं है विश्लेषण, तार्किक, वर्णन या सामान्यीकरण, इनमें से गणित का कौन सा नहीं है? मैथमेटिक्स इज नॉट ए सब्जेक्ट टू ऑफ विश्लेषण, यानी एनालिसिस, लॉजिकल थिंकिंग, डिस्क्रिप्शन और जनरलाइजेशन। देखते हैं इसका जवाब क्या मिलता है आपकी तरफ से। तो गणित में हमेशा याद रखिएगा, गणित में विश्लेषण भी, तार्किक। ओ माय गॉड, रंजना ने भी कैसे कर दिया, बहुत बढ़िया। हाँ भाई, एनालिसिस सबसे ज्यादा गणित में होती है। मैथमेटिक्स की जो नेचर है वो लॉजिकल है, तार्किक है, और सामान्यीकरण सबसे जरूरी है, क्योंकि बच्चा बहुत सारे सूत्र उदाहरण पढ़ता है और एक नियम निकालता है। जबकि जो वर्णन प्रधान विधि है,
ये वर्णन पर डिपेंड नहीं करता है, ये विश्लेषण पर डिपेंड करता है। अब ये मत सोचना कि सर वर्णन तो हमें एक्सप्लेनेशन देके लेक्चर मेथड से पढ़ाया जाता है, उस लेक्चर मेथड से भी वर्णन करके आपको विश्लेषणात्मक चिंतन की तरफ ले जाया जाता है। इसलिए ये डिस्क्रिप्शन वाला सब्जेक्ट नहीं है, ये लॉजिकल सब्जेक्ट है। हाँ, ओके रंजना, ओके क्लियर है। राइट ऑप्शन था डिस्क्रिप्शन। एक और, 2 अंक 7 और 5 के अनुपात में है। यदि 5 को प्रत्येक पद में से घटाया जाए तो अनुपात 6:4 आ जाता है। हाँ कोई बात नहीं रंजना, ऐसा हो जाता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाओ। 2 अंक 7 और 5 के अनुपात में है, यदि 5 को प्रत्येक में से घटाया जाए तो अनुपात 6:4 हो जाता है। सबसे छोटी संख्या का पता लगाओ। तो 2 numbers are in the ratio 7:5. If 5 is subtracted from each the ratio, then the ratio becomes 6:4. Find the smallest number. तो ये भी बड़ा आसान तरीका ही मैंने आपको बताया। आप इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। मैंने माना पहला अनुपात 7x और 5x है संख्याएं, उसमें से 5 आपने कम कर दिया तो नई संख्या अनुपात के मतलब 6/4, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 7 चौक 28x माइनस का 20 बराबर 6 पंजे 30x माइनस का 30। इसको इधर भेजा उसको उधर भेजा तो ये क्या हो जाएगा, आपने कहा 30 को उधर भेजा तो 30x माइनस का 28x बराबर 30 माइनस का 20। तो कितना हुआ, आपने कहा 2x बराबर 5 10, x बराबर 10/2 बराबर 5। तो x का वैल्यू 5 है। उसने बोला छोटी संख्या कौन सी थी, छोटी संख्या थी 5x, तो 5 पंजे 25 होना चाहिए, है ना। ऐसे करते हो ना तो 25 आपको आंसर मिल गया। अदरवाइज मैंने आपको एक तरीका और भी बताया था, आप उसको भी कर सकते हैं। ये तो बिल्कुल था शॉर्टकट मैंने समझाया हुआ इसका, तो उसको कैसे करते हैं। आपने कहा 7/5 संख्या थी अनुपात में, वो 6/4 हो गई। डिफरेंस देखा तो दोनों का बराबर था, तो हमने ऊपर वाली संख्या को देखा किसका डिफरेंस है, 1 का। लेकिन क्वेश्चन में तो 5 का है, तो उसमें 5 की गुणा करनी पड़ेगी। छोटी संख्या में 5 की गुणा कर दो, 5 गुणा 5 बराबर 25। दोनों तरीके मैंने आपको बताए हुए हैं, डिटेल में समझाए हुए हैं। क्लियर है। तो पहले वाला एक्स वाला भी कर सकते हो या फिर आप इसको भी कर सकते हो, चॉइस ऑलवेज बी योर्स। ओके, आसान है, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मुझे उम्मीद है कि प्रॉब्लम नहीं होगी और आपको आसानी से इसके जवाब मिल जाएंगे। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं और एक और सवाल की बात आपके सामने रखते हैं। वन मोर क्वेश्चन। ओके, ये रहा। यदि 8,784 8,784 में से 5y56 यानी 8,784 माइनस 5y56 बराबर 3,628 है, तो इसमें y के स्थान पर क्या आएगा ये आपको बताना है। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। इसमें y के स्थान पर क्या आना चाहिए, ये सवाल है। ऑप्शन आपके सामने, और उम्मीद करूंगा कि जवाब भी आपके सामने अच्छे से आ जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं हो गया। बहुत सिंपल सवाल है। सिंपल थ्योरी, सिंपल सवाल, उत्तर भी साधारण सा होना चाहिए, मजबूत नहीं चाहिए उत्तर, इजीली आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपकी जो कैलकुलेशन होगी वो बहुत अच्छी होगी और अच्छे लेवल से होगी और आप अच्छे से उत्तर दे पाएंगे। बहुत बढ़िया, समझते हैं। देखो कितना आसान सवाल था। इट्स नॉट ए टफ क्वेश्चन, इट्स इजी क्वेश्चन। समझिएगा कैसे इजी है। एक जवाब मिला, देखो भाई मैं सिंपल, देखो 14 में से 6 कम करता हूं तो 8 आया। अब आपने 7 में से 5 गया 2 आया। अब क्या कंडीशन है, 7 में से y घटाना है, 7 माइनस का y बराबर 6 आना चाहिए। तो इस y की जगह क्या आएगा, आपने कहा 1 पुट कर दो, आंसर आ जाएगा। सिंपल थ्योरी है भाई। 7 में से आपको सिर्फ यही तो कम करना था, उसका उत्तर कितना आना चाहिए, 6 आना चाहिए। तो 7 में से क्या घटाया जाए कि उत्तर 6 आ जाए। आपने कहा 7 में से 1 घटा दो, आंसर मिल जाएगा। और दैट इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़िया, एक और सवाल आपके स्क्रीन पर ये रहा। सुरेश 8,000 में कपड़े धोने की मशीन बेचता है, उसे सौदे में 75% का नुकसान हुआ, उसने वह किस कीमत पर खरीदी थी। तो देखते हैं आपका जवाब कितना मिलता है। ऑप्शन 32,000, 52,000, 1,36,000 या 30,500। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है।
उम्मीद करूंगा कि जवाब में गलती नहीं होगी और आप आसानी से इसका आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। ये मैंने बहुत बार आपको बताए हैं सवाल इस तरह के, ये चुटकियों के सवाल है। विदाउट एनी प्रॉब्लम, विदाउट एनी हेजिटेशन यू कैन डू दीज क्वेश्चंस। इसमें कोई भी आपत्ति, कोई भी परेशानी, चिंता नहीं होगी आपको, अगर आप चाहेंगे तो। चॉइस इज योर्स। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। ए, देखो समझो भाई, जो वस्तु का कॉस्ट प्राइस होगा उसने वो 100% पे खरीदी होगी, उसने वो 100% पर ली होगी, उसने बोला 100% में 75% का नुकसान हो गया, तो यानी अभी जो उसने वो 25% की कीमत है उसकी, तो यानी उसने वो 8,000 में बेची, तो यानी 25% का वैल्यू कितना है? आपने कहा 8,000, तो मुझे 25% का वैल्यू 8,000 है, तो 100% का वैल्यू कितना होगा? आपने कहा 8,000 मल्टीप्लाई बाई 100 अपॉन 25, तो 8 चौक 32, 32,000 रुपीज। दैट इज द राइट आंसर। ठीक है ना? तो 32,000 रुपए में उसने वो खरीदी थी। आप ऐसे भी लगा सकते हो, जब 75% का नुकसान हुआ तो उसने वो 25% में बेटी, 1/4 कीमत है उसकी, तो पूरी कीमत कितने की? 8,000 गुणा 4, तो 32,000। इसको विदाउट पेन भी आप कर सकते थे, है ना? कोई इशू नहीं होता इस तरह के सवालों को अगर आप करेंगे विदाउट पेन के, वो तब भी हो जाएंगे। एक और सवाल लेता हूं फिर आपके सामने और देखूंगा एक और सवाल का जवाब क्या देते हैं आप। एस्ट्रिक के लिए कौन सा कम से कम मूल्य दिया जाना चाहिए ताकि संख्या 9 से विभाज्य हो जाए? यानी इस एस्ट्रिक के लिए कौन सा कम से कम मूल्य दिया जाना चाहिए, यानी कौन से कम वैल्यू पुट करनी चाहिए? व्हाट इज द लीस्ट वैल्यू टू बी गिवन फॉर एस्ट्रिक सो दैट द नंबर 348, ओके ये थोड़ा सा मिस है यहां पर, ऐसे इट्स 348 टू एस्ट्रिक 05, इंग्लिश में थोड़ा सा मिस है, उसको अभी आपके सामने करेक्ट कर देता हूं जिससे कि प्रॉब्लम ना हो। ओके चलिए, तो देखते हैं जवाब क्या मिलता है। हिंदी में तो पढ़ लिया आपने, अब इंग्लिश आपके सामने है, तो देखेंगे जवाब क्या देंगे आप। यस, उम्मीद करूंगा कि जवाब में गलती नहीं होगी। ओके बहुत बढ़िया। और यहां पर उत्तर देने लगा है तेजी से। और आपको पता है ना 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? ये तो आपको पता है ना कि 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? 9 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि अगर संख्या के अंकों का योग 9 से कट जाए पूर्णतः, तो वो संख्या भी 9 से कट जाती है। आपने कहा ओके, तो देखो 3 प्लस 4 प्लस 8 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 5 और प्लस सितारा, इन 9 से कटना चाहिए। कितना है? 5 और 2 7, 7 8 15, 15 और 4 19 और 3 22, तो ये 22 आया। तो 22/9, अब 22 में मैं क्या जोड़ूं कि 9 से कट जाए? क्योंकि आप सभी जानते हैं कि 27 जो वो 9 से कटता होती है 27, तो मैं क्या जोड़ूं? आपने कहा सर 22 में आप 5 जोड़ दो, तो क्या हो जाएगा? 27 हो जाएगा, और 27 9 से कट जाता है, तो इसकी जगह क्या करेंगे? स्टार की जगह, अगर हम स्टार की जगह पुट कर दें 5, तो ये संख्या 9 से पूरी पूरी कट जाएगी। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। तो ये ऐसे सवाल आपको एमपी टेट में बहुत हेल्प करने वाले हैं, डोंट वरी। ऐसे सवाल आपको एमपी टेट में या अदर टेट्स में बहुत हेल्प करेंगे, इसलिए मैं इस पट्टी सेशन को लगातार आपके लिए लेकर आ रहा हूं, जिससे कि प्रॉब्लम ना हो और आप सवालों को समझते चले जाए। एक और सवाल फिर तो आपके स्क्रीन पर सबको समझ में आया है। आपको गणना करनी है, कैलकुलेट 132 मल्टीप्लाई बाई 625 प्लस 625। तो देखते हैं आपका जवाब मुझे क्या मिलता है। उम्मीद करूंगा सवाल तो सब कर लेंगे, जल्दी कौन करेगा सवाल इस पर डिपेंड है। चलो देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका। जी, तो जवाब आपके समक्ष और उत्तर मिलेगा। बढ़िया, देखते हैं जवाब क्या मिलता है। जी देखो, समझ लो सवाल का मीनिंग। गणना करनी है 132 गुणा 625 प्लस 625। समझो, देखो इसको दो तरह से कर सकते हैं, या तो आप 132 में 625 की गुणा करके इसमें जोड़ दो, या फिर आप एक काम करो 625 आप कॉमन निकालो, अंदर क्या बचेगा? 132 प्लस 1, तो यानी 625 में आप 133 की गुणा कर लो, या तो ऐसे कर लो, ये 132 625 की गुणा कर लो। चॉइस ऑलवेज बी योर्स।
अब देखो अगर मैं 25 की गुणा करता हूं तो 25 थी 75 हासिल लगे, 7 25 थी 75 और 7 82, तो लास्ट में 25 आना चाहिए। 25 किस ऑप्शन में है? 25 किस ऑप्शन में है? आपने कहा इस वाले में सिर्फ 25 है, तो आपका आंसर मिल जाएगा। ठीक है ना? मैंने क्या काम करा, मैंने पूरे की मल्टीप्लाई नहीं की, सिर्फ 25 से मैंने अपना आंसर चेक करने के लिए, अदरवाइज पूरे की मल्टीप्लाई करोगे तो यू विल गेट आंसर डिफरेंट, आएगा तो यही। लेकिन जब आपको यूनिट वाइज मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऐसे करोगे तो हमने 25 उठाया, 25 की गुणा कर दी एक बार, तो देखते हैं क्या मिलता है जवाब, है ना? इसको आप ऐसे भी कर सकते थे कि 600 प्लस 25 मल्टीप्लाई बाई 133, तो इस 25 से आप यूनिट प्लेस निकाल सकते हैं। 600 के साथ करोगे 2 अंक बाद 0 वैसे भी आ जाएंगे, तो आपको 2 डिजिट लास्ट के 25 ही आएंगे। द डिफरेंट वे टू डू। देखो सवाल समझो, समझ में नहीं आया कह रहे हैं, देखो समझो, सिंपल था। या तो 132 से 625 की गुणा कर लो तो आपको आंसर आ जाएगा, या फिर इन दोनों में देखो 625 दोनों कॉमन है ना, तो 625 अगर मैं कॉमन निकालूं तो क्या बच जाएगा, अंदर बचा 132 प्लस 1, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। क्या है ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, इसको ही बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अप्लाई कर दिया इस पर, तो क्या हुआ, यानी 625 में आपको 133 की गुणा करनी है, बस हो गया सवाल। अब इसको और शॉर्ट कर सकते हैं आप कि 600 प्लस 25 में आप गुणा कर दो 133 की, तो अब 600 गुणा सीधी सीधी 2 जीरो देगी लास्ट में, 25 की गुणा करोगे तो ये 75 आपके लास्ट में, सॉरी 25 आपको लास्ट में बच जाएगा। तो मैंने इसी से निकाला है। क्लियर है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को, समझ में आ गई कहानी? बहुत बढ़िया, अब आगे बढ़े, अगर आप इजाजत करें तो शुड वी मूव? ओके, एक और सवाल देखते हैं फिर, जब आपको समझ में आ गया है तो मोर क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन पर। एक वस्तु को उसकी अंकित कीमत पर 13% की छूट देकर 435 में बेचा जाता है, वस्तु की अंकित कीमत कितनी है? यस, सवाल बढ़िया है, ये भी बहुत सिंपल सिंपल सवाल हैं, आप आसानी से कर सकते हैं, मुश्किल नहीं है अगर आप चाहेंगे तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। यानी एन आर्टिकल इज सोल्ड फॉर रुपीज 435 by giving a discount of 13% on its mark price. What is the mark price of the article? ये आपको बताना है, और मुझे उम्मीद है कि गलती नहीं होगी सवाल में, और जल्दी से देंगे जवाब आप। क्या मिलता है, लेट्स सी। तो एक वस्तु को उसकी अंकित कीमत पर 13% की छूट देकर 435 में बेचा गया, तो क्या समझ रहे हो, ये जो उसका अंकित मूल्य था, जो उसका प्राइस पड़ा हुआ 13% का डिस्काउंट मिल गया, नहीं उस पर जो प्राइस पड़ा था वो 100% था, उसमें से 13% का डिस्काउंट मिल गया, तो उसकी एक्चुअल कीमत कितनी हुई, आपने कहा 87%। 87% तो होगी, तो 87% जो था वो 435 रुपए का था, तो उसने बोला कि उसका प्रिंट रेट कितना था, तो वो 100% के रेट के बारे में पूछ रहा है आपसे। आपने कहा ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आपने क्या काम किया, 435 मल्टीप्लाई बाई 100 बटा 87, तो 8 चौक 32, 8 पंजे 40 और 7 पंजे 35, 5 बार कट गया, तो 100 पंजे 500, तो दैट इज 500 रुपए उसकी कीमत प्रिंट रेट था। क्लियर है? सवाल बड़े बहुत ही छोटे छोटे समय में सवाल हो रहे हैं, जिसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही है आपको, मुझे उम्मीद है कि दिक्कत आएगी भी नहीं, और आप आसानी से सवालों को एक्सेस भी कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल की बात करते हैं फिर, अगर आपने कहा है आगे बढ़े, एक और सवाल। 2 वर्ष के लिए 4,000 रुपए की राशि पर प्राप्त साधारण ब्याज इसी अवधि के लिए 3500 रुपए के लिए साधारण ब्याज पर की तुलना में 30 रुपए अधिक है, ब्याज की दर पता लगाओ। क्वेश्चन है, द सिंपल इंटरेस्ट अर्न ऑन एन अमाउंट ऑफ ₹4,000 फॉर 2 years is 30 rupees more than the simple interest for 3,500 rupees for the same period. Find the rate of interest. तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है। 2 वर्ष के लिए 4,000 की राशि पर जो प्राप्त ब्याज हो रहा है, इसी अवधि के लिए 35% की दर पर जो ब्याज की तुलना में 30 रुपए अधिक है, तो ब्याज की दर बताओ। ना ही तो आपको यह पता है कि दर क्या है, ना ही आपको समय पता है, और उम्मीद है कि आपका सवाल तेजी से मिल जाए और बात बन जाए। तो लेट्स सी, देखते हैं जवाब क्या मिलता है आपका आंसर। ये तो बहुत आसान सवाल है, और मुझे उम्मीद है कि सवाल पर आपकी प्रतिक्रिया क्या होंगी, आप मुझे जरूर बताएंगे जी। तो प्रतिक्रिया क्या है, देखते हैं आपका जवाब जी।
तो जल्दी से करने की कोशिश करेंगे, देखेंगे जवाब मिलता है। देखो दर भी बराबर है और अवधि भी बराबर है 2%, तो यहाँ पर 2% का मुझे बताया गया। चलिए बहुत बढ़िया, 2% किसने दिया है जवाब, ये मुझे दिया है अर्चना। चलो देख लेते हैं, समझ लेते हैं। देखो एक अमाउंट, वर्ष भी दिए 2 साल, एक अमाउंट जो है वो 4,000 रुपए की राशि पर प्राप्त ब्याज 3,500 रुपए पर, जो साधारण ब्याज की तुलना में 30 रुपए देखे। यानी आपने क्या देखा भाई, 4,000 रुपए लगाए और यहाँ 3,500 लगाए, सेम टाइम के लिए लगा, सेम दर पर लगा, तो यानी 30 रुपए ज्यादा कैसे मिले, यानी जो इस पर राशि एक्स्ट्रा हुई होगी उसी पर तो मिले होंगे। अगर मैं 4,000 में से 3,500 घटा दूं तो यानी 500 रुपए का अंतर था जो 30 रुपए के बराबर था, यानी वो 500 रुपए मूलधन पर 30 रुपए एक्स्ट्रा मिले, ये तो मतलब है। समझ लो संतोष, कुछ मुश्किल नहीं है, सिंपल। देखो कंडीशन क्या हुई, कभी 4,000 रुपए लगाए तो कुछ अमाउंट मिला, 3,500 लगाए तो कुछ अमाउंट मिला, दर बराबर थी, टाइम बराबर था। ये बात क्लियर हो गई, तो 30 रुपए ज्यादा मिले। इसका मतलब क्या है भाई, 4,000 रुपए में से 3,500 निकाले तो ये 30 रुपए ज्यादा मिले, ये 500 रुपए पर ब्याज था, ये तो मतलब है। तो 500 रुपए का ब्याज जो है 30% है 2 साल का, तो 1 साल का कितना हो जाएगा 15%। ये तो निकालोगे, या आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप सभी जानते हैं SI = P/R/T/100, ऐसे भी तो करते हो। तो आपने कहा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो SI कितना, 30 रुपए का ब्याज मिला, कितने पर, आपने कहा मूलधन था 500 रुपए, R का पता नहीं, टाइम 2 साल था, अपॉन 100। अब कर देते हैं इसको, 0 से 2 0 कट गए, तो R = कितना हुआ 30/10 बराबर 3%। तो ब्याज जो था, दर जो थी वो 3% थी। समझ में आया सबको, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। मुझे 500 रुपए ऐसे भी कर सकते थे आप, ऐसे नहीं कि इसको फॉर्मूले से करें, मैं तो मना ही करता हूं करने के लिए। तो क्या करेंगे भाई, 500 रुपए का जो ब्याज है वो कितना है, आपने कहा 30 रुपए, तो 1 साल का ब्याज कितना, 15 रुपए, तो 15 रुपए कमाए 500 रुपए पर, दर निकाल दो, मल्टीप्लाई बाई 100, तो 5 3 15, 3% यहां से भी निकाल सकते थे। क्लियर है, कोई इशू, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई कष्ट, टेंशन, चिंता हो तो मुझे बताओ, नहीं तो फिर आगे कदम बढ़ा देते हैं एक और। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात, एनी प्रॉब्लम, एनी परेशानी, चिंता, कष्ट नहीं है, समझ में आ गया होगा। क्योंकि इन सवालों में सबसे जरूरी बात है समझने की, कि आप चीजों को समझ कैसे रहे हो। अगर आपको समझना सही आ गया ना, तो सवाल में कोई भी गलती नहीं होगी। क्लियर है ना, बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं आपकी तरफ और देखते हैं उसका जवाब क्या मिलता है। एक निश्चित राशि पर साधारण ब्याज की राशि उस राशि का 4/25 है। यदि समय और ब्याज दर प्रतिशत दोनों संख्या अनुसार एक समान है तो अवधि का पता लगाओ। 1 सही 1/15 वर्ष, 2 सही 1/2 वर्ष, 4 वर्ष, या 1 सही 1/2 वर्ष। तो देखते हैं जवाब। द अमाउंट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी इज 4/25 of that sum. If time and rate of interest are both numerically same, then find the period of what? देखते हैं जवाब क्या मिलता है, A, B, C या D। 1 सही 1/15, 2 सही 1/2 वर्ष, 4 वर्ष, या 1 सही 1/2 वर्ष। तो यहां पर ऑप्शन मिला है, किसी ने 4 वर्ष कहा, किसी ने 2 वर्ष कहा, किसी ने 2.5 वर्ष कहा है। समझ लेते हैं। देखो उसने बोले एक निश्चित राशि है, उस राशि को साधारण ब्याज की दर पर दे, तो उसका जो ब्याज है वो 4/25 उस राशि का। मतलब क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बोलूं कि भाई मेरा धन 100% था मूलधन, तो ब्याज कितना बना, आपने कहा 4/25 यानी 16%, तो भी 16% ब्याज मिला। और अब तो मैंने बताया है ना कि जब भी ब्याज परसेंटेज में हो तो उसका मतलब क्या होता है, रेट इनटू टाइम होता है। जब भी इंटरेस्ट को परसेंटेज में निकालना हो कि ब्याज प्रतिशत में क्या है, तो रेट इनटू टाइम होता है। उसने सीधी बात यहां पर बता दी क्या, कि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट और उसका समय दोनों बराबर है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, अगर मैं उसको x मानूं तो TBX है बराबर 16, तो x² = 16, तो x बराबर 16 का वर्गमूल बराबर 4, तो 4 वर्ष है और उसकी दर भी 4% है। तो डाउट, तो बहुत ही आसान तरीके हैं सवालों को निकालने की, इसमें आपको मेहनत करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही आपको ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता पड़ती है। बस आप देखो, हम कोई फॉर्मूला यूज नहीं कर रहे हैं, हमारे कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं। जब हमारे कॉन्सेप्ट यूज होना शुरू हो जाते हैं तो सवाल तो स्वयं बन जाते हैं। क्लियर है भाई, समझ में आ गई बात।
प्रॉब्लम तो नहीं है साहब? किसी को प्रॉब्लम हो तो मुझे बताए, नहीं तुम आगे बढ़ते हैं एक और प्रश्न की तरफ और एक और सवाल आपके सामने देख लेते हैं। चलो वन मोर क्वेश्चन। 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने में 3,420 की राशि कितनी हो जाएगी? 5% प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 2 वर्ष 3 महीने में 3,240 रुपए की राशि कितनी हो जाएगी? सवाल है व्हाट विल बी द सम ऑफ 3,420 इन 2 years 3 months एट द रेट ऑफ 5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट विल बी व्हाट? लेट्स सी क्या मिलता है जवाब। और हमें उम्मीद है कि जवाब में तो आप पूरे माहिर हैं, एकदम सवाल को अच्छे से करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं करेंगे। देखो सवाल को करने के दो तरीके हैं, क्योंकि दर यहां पर क्या है आपकी वार्षिक है ना। तो हम क्या करेंगे, हम एक साथ ब्याज निकालना चाहते हैं। सभी जानते हैं कि साधारण ब्याज की अगर हम बात करते हैं तो 5% की दर है, तो ब्याज कितना बनेगा? आपने कहा सर, पहले मैं आपको बेसिक से बता देता हूं। एस आई इजिकल टू क्या होता है? आप कहते हैं P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, है ना। अब एस आई निकालना है आपको। P कितना? आपने कहा 3,240 रुपए। आर कितना है? 5%। अब समय कितना है? देखो अगर आप इसको एक साथ निकालोगे 2.3 करके तो मुश्किल हो जाएगा, है ना। आप इसको 2.25 भी कर सकते हो, क्योंकि 3 महीना छमाही के बराबर होता है। ये सीधा महीने में ब्याज निकाल दो। एक वर्ष में होते हैं 12 महीने, तो 12 दूनी 24 प्लस 3 27 महीने का ब्याज निकालना है आपको, क्योंकि आपने महीने में कन्वर्ट किया है। तो आपने क्या काम किया? आपने इसमें 12 का डिवाइड कर दिया, 100 ऑलरेडी डिफॉल्ट में होता है, तो मैंने महीने के साल बना दिए 27/12। नहीं तो आप सीधा इसको 3 को भी, क्योंकि 1/4 तो 2.25 भी लिख सकते हैं, ओके, तब भी सवाल हो जाएगा ऐसे सीधा। तो भाई देखो अब सवाल कर लेते हैं। 0 से 0 कट गया। अब इसको काटे यहां से, तो 12 एकम 12 दूनी 24 बचे 8 और 12 7 84, 8 12 7 84, 27 गुणा 27 गुणा 5/10, तो इजिकल टू वोट बिल्कुल आएगा। हाँ देखो भाई, हमें ये बहुत इंपॉर्टेंट ये टॉपिक स्पेशली कहे गए थे, ये टॉपिक हमें स्पेशली बताए गए थे कि सर इनको जरूर करा दें, क्योंकि ये बहुत बार हमारे एग्जामिनेशन में आ रहे हैं, इसलिए इनको कराया गया है। नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं थी इनको कराने की, है ना, क्योंकि इसलिए बार बार बोला जा रहा था, तो इसलिए इसको मैंने करा दिया है, अदरवाइज कराने की आवश्यकता तो थी नहीं, क्योंकि बहुत साल बाद पेपर आ रहा है। तो ये दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला गणित है। ये जो गणित आप पढ़ा रहे हैं ना, ये छोटे छोटे ब्याज के सवाल, ये दैनिक जीवन में प्रयोग होने वाला गणित है, इसलिए इसको हम छोड़ नहीं सकते, ठीक है ना। तो राइट ऑप्शन क्या मिला? आपने कहा 364.5 रुपए। अब इसको जोड़ दो इसमें, तो कितना हुआ? 3,240 रुपये पहला, 3,364 रुपये 50 पैसे ये वाला, तो 50 4 0 6 3 3,645 रुपये। क्लियर है भैया? क्लियर कट समझ में आ गया? बहुत बढ़िया। एक और सवाल लेते हैं फिर। तो जब भी सवाल, अब इसको ऐसे भी कर सकते थे, ऐसे नहीं किसी करना है, जैसे मैं बता रहा था, आप इसको ऐसे भी कर सकते थे कि आपने क्या काम किया, 3,240 रुपए का मूलधन, दर 5 और समय कितना होगा? 2 वर्ष और 3 महीना, तो 3/12 करोगे तो ये क्या हो जाएगा? 0.25 आ जाएगा। तो आप इसको 2.25 भी कर सकते थे ईयर में, और अपॉन सीधा आप इसमें 100 का डिवाइड कर, तब भी सवाल का आंसर वही आएगा। चॉइस आप पर डिपेंड, आप कैसे करना चाहते हैं। एक और सवाल, निम्नलिखित किस क्षेत्र में गणित की पुस्तक प्रयोग नहीं की जा सकती? इनमें से किस जगह गणित की पुस्तकों का प्रयोग नहीं किया जा सकता? इन विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मैथमेटिक बुक इज नॉट यूज्ड? स्वादिगम, स्वादिगम को सेल्फ स्टडी, यहां स्वादिगम ही लिखा है, इट्स सेल्फ स्टडी। पाठ्य टिप्पणी की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ टेक्स्ट नोट, प्रश्नों की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ क्वेश्चंस, समय तालिका की तैयारी, प्रिपरेशन ऑफ टाइम टेबल। तो देखते हैं आपका जवाब क्या मिलता है इसमें, और उम्मीद है कि जवाब में तो गलती नहीं करेंगे आप, आसान सवाल है, और हमें उम्मीद है कि जवाब उत्तर सही मिलेगा आपकी तरफ से। देख लेते हैं आपका जवाब क्या है जी। तो राइट ऑप्शन क्या होना चाहिए जी? ओके बढ़िया, सबको पता है, बहुत बढ़िया। इट्स नॉट बी प्रदीप, इट्स डी। देखो किस क्षेत्र में गणित की, भाई आप जब सेल्फ स्टडी करते हो गणित की किताब चाहिए ना गणित पढ़ने के लिए,
जब आप नोट्स तैयार करते हो तब भी चाहिए, जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब भी चाहिए, लेकिन टाइम टेबल बनाते समय गणित की किताब का क्या प्रयोग है? टाइम टेबल बनाते समय गणित की किताब का क्या प्रयोग करोगे? दट्स नथिंग। टाइम टेबल में सिर्फ गणित की किताब का क्या प्रयोग है? कुछ प्रयोग नहीं है ना? इसलिए राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, एकदम सही बताया आपने। चलो एक और सवाल। एक कार 13 घंटे में 730 किलोमीटर की यात्रा तय करती है और आगे 9 घंटे में 370 किलोमीटर की यात्रा तय करती है। कार की औसत गति का पता लगाओ। ये मैंने आपको कराया हुआ है। 13 घंटे में 730 किलोमीटर चलती है और आगे 9 घंटे में 370 किलोमीटर तय करती है, तो कार की औसत गति कितनी है? अब यहां पर जो डिफरेंस है ना वो अलग अलग है, यानी यहां समान दूरी वो तय नहीं कर रही है, यहां पर दूरी असमान है। तो सवाल आपके समक्ष और मुझे उम्मीद है कि सवाल में गलती के चांसेस शायद में भी कम होंगे, क्योंकि आप सभी समझते हैं सवाल का मीनिंग क्या है। ओके लेट्स सी, देखते हैं जवाब। और ये मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है सवाल है, आप इसको आसानी से कर पाएंगे। मैं बता देता हूं, देखो मैंने बताया था आपको कि जब भी आप औसत चाल की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? औसत चाल, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? कुल दूरी बटे कुल समय, टोटल डिस्टेंस कवर्ड एंड टोटल टाइम टेकन। तो उसने बोला कि सपोज कार 13 घंटे में, तो यहां सपोज करते हैं ए से बी तक गई वो कार, फिर वो बी से सी तक गई। ए से बी की दूरी 730 किलोमीटर थी और बी से सी तक की दूरी फॉर एग्जाम्पल 370 किलोमीटर थी। उसने ये वाली दूरी तो 13 घंटे में तय की, उसने ये वाली दूरी 9 घंटे में तय की। अब औसत चाल बतानी है, तो मैंने क्या कहा? कुल दूरी। अब कुल दूरी कितनी हुई? टोटल डिस्टेंस कितनी हुई? आपने कहा 730 ये चला और 370 ये चला, तो कितना हुआ? आपने कहा 1100 किलोमीटर की यात्रा तय हो गई। यहां तक कोई प्रॉब्लम? कुल दूरी पता लगी 1100 किलोमीटर। अब बात करते हैं समय कितना लगा। अब अगर मैं बात करता हूं ए से बी तक लगा समय, आगे चलता हूं, मैंने कहा ए से बी तक लगा समय, तो उसने कहा जब भी आप स्पीड समय की बात करते तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है ना? तो डिस्टेंस कितनी थी ए से बी तक के बीच की? आपने कहा 13 किलोमीटर, 730 किलोमीटर, और स्पीड कितनी है? 13। तो क्या हो जाएगा? आपने कहा 730 किलोमीटर के डिस्टेंस स्पीड थी। माफ करना एक मिनट, मैंने उल्टा लिख दिया, क्योंकि ऑलरेडी टाइम तो दिया हुआ है ना, तो स्पीड निकालनी है ना? हाँ, तो स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो कितना उसका डिस्टेंस आया, क्योंकि औसत चाल का पता, स्पीड इजिकल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड क्या है? आपने कहा है 13 किलोमीटर प्रति घंटा, और डिस्टेंस का पड़ा था 730, तो 13/730 कर दें। और बी से सी तक कितना लगा? आपने कहा डिस्टेंस अपॉन स्पीड की, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी थी? आपने कहा सर 370। एक मिनट रुकना, वेट ए मिनट गाइस, वेट ए मिनट, एक मिनट रुक जाओ, मैंने शायद यहां से अपोजिट कर दिया है। यहां तक तो क्लियर है? हाँ, थोड़े से आगे पीछे करने में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस चार्ट को मैं बना लेता हूं एक बार आगे। तो टोटल डिस्टेंस 1100 किलोमीटर आ गई। उसने बोला है औसत चाल बताओ। अब देखो कैसे निकालेंगे, क्योंकि कुल दूरी बटले कुल समय। अब समय कितना है? इसमें 13 घंटे लगे और इसमें 9 घंटे लगे, तो कुल समय कितना हुआ? आपने कहा 13 और 9 22। ऑलरेडी दिया है ना कि ऑलरेडी हमें घंटे दिए हुए हैं। अगर हमें वो स्पीड देता तो हमें दिक्कत हो जाती है, हमें जब निकालना पड़ता टाइम, टाइम तो ऑलरेडी गिवन है। तो क्या हुआ? आपने कहा सर इसमें तो बड़ा आसान हो गया, टोटल डिस्टेंस कितनी है? 1100। टोटल टाइम कितना लगा? आपने कहा 22, तो डिवाइड कर दे, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम यानी 1100 बटा 22, तो 22 पंजे 50 किलोमीटर प्रति घंटे की उसकी स्पीड, एवरेज स्पीड है। ठीक है ना? ऑलरेडी यहाँ टाइम दिया है, हम समझ रहे थे कि हमें यहाँ टाइम निकालना है, टाइम तो ऑलरेडी गिवन है। इज इट क्लियर? बात समझ में आ गई? कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी? इजी है। तो टोटल, जब भी किसी औसत चाल को अपन निकालने की बात करते हैं तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम आएगा। ओके, एक और सवाल देखते हैं। चलो, कृति का वर्तमान वेतन 48,000 रुपए है। अगले वर्ष इसमें 12% की वृद्धि होगी। वृद्धि के बाद कृति का बढ़ा हुआ वेतन क्या है? आसान सवाल, इसको तो कोई भी कर लेगा जी।
जी, लेट्स सी, जवाब देखते हैं, जवाब क्या मिलता है। नहीं, लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर। सिंपल सवाल है, देखो भाई, कृति का वर्तमान वेतन 48,000 रुपए है, तो आपने कहा 48,000 रुपए उसका वेतन है, उसने बोला 48, उसने कहा 12% की वृद्धि होगी, तो 12% का उसमें इंक्रीमेंट हो गया, तो कितना हुआ। आप चाहे तो सीधे 112 भी कर सकते हैं, मैं करके बता रहा हूं। अब 2 जीरो कट गए, तो 12 8 96, 12 चौक 48 और 9 57, तो 576 रुपए का आया उसका क्या, बढ़ गया वेतन। तो कितना हो गया, 4800 रुपए पहले था, 576 ये हो गया, तो 6 7 3 5, 5,376 रुपए टोटल वेतन उसका हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आ गया सवाल, बहुत बढ़िया। इसी तरह से सवालों को हल करते जाना है और जवाब बनते चले जाएंगे। एक और सवाल ले लेते जल्दी से, बताओ। एक कार के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर है, कितने चक्र में यह 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। The diameter of the wheel of a car is 35 centimeter. In how many cycles it will cover a distance of 5.5 किलोमीटर। सवाल आसान है। एक कार के पहिए का व्यास 35 सेंटीमीटर, एक पहिया है ये वाला, उसका व्यास 35 है, डायमीटर 35 दे दिया उसका, ऐसे कितने चक्कर में यह 2.2 सॉरी 5.5 किलोमीटर की दूरी तय करेगा। अब ध्यान से समझना, ध्यान से समझ के करना सवाल को, तभी बात बनेगी, नहीं तो सवाल नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि यहां पर 5.5 किलोमीटर और पहिए का व्यास सिर्फ 35 सेंटीमीटर है, तो आपको याद रखना पहले किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, सेंटीमीटर में, क्योंकि तभी तो डिवाइड करोगे, नहीं तो आप क्या करोगे, जो आपका पहिए का व्यास है उसको मीटर में, किलोमीटर में कन्वर्ट करो, तो दशमलव में कन्वर्ट करना थोड़ा टफ टास्क है, जबकि इसको ऐसे कन्वर्ट करना आसान टास्क है। तो देखते हैं आपका टास्क क्या मिलता है और कैसे आप जवाब देने का प्रयास करते हो। लेट्स सी व्हाट विल बी द राइट आंसर फ्रॉम योर साइड। जी, तो मैं कर रहा हूं, चलो देख लेते हैं। देखो समझो, पहिए का जो व्यास एक चक्कर में कितना चलता है, पहिया एक चक्कर में अपनी परिधि के बराबर चलता है। परिधि कितनी होती है, आपने कहा 2πr होती है साहब, है ना, 2πr तो होती है। अब 2πr में आपको 2r तो दिया हुआ है 35, क्योंकि व्यास तो 2r होता है ना, तो पाई मल्टीप्लाई बाई 35, या आप एक पहिए की निकालें तो 22/7 गुणा 35, डिवाइड कर दें 5, तो यानी 110 सेंटीमीटर उसकी परिधि है। तो पहिया 110 सेंटीमीटर घूमता है, एक चक्कर में वो 110 सेंटीमीटर चलता है। तो अगर मैं टोटल किलोमीटर्स को डिवाइड कर दूं एक पहिए एक चक्कर की कवर दूरी से, तो टोटल रोटेशन पता लग जाएंगे। आपने कहा बिल्कुल मिल जाएंगे, तो क्या करें, आपने कहा 5.5 में, पहले इसको मैंने मीटर में बदला, 1000 का मल्टीप्लाई, फिर सेंटीमीटर में बदलने के लिए 100 का मल्टीप्लाई अपॉन 110, तो ये क्या हुआ, आपने कहा ये हो गया 5 मल्टीप्लाई बाई 100 मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि एक जीरो मैंने मल्टीप्लाई कर दिया जिससे आपको आसानी रहे। आपने कहा 11, 110 से एक जीरो कट गया। अब क्या करें, 11 पंजे 55, तो कितना हुआ 5000 रोटेशन, तो ये 5000 चक्कर लगाएगा। हाँ सही है, 5000 एकदम सही है। इज इट क्लियर, कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भाई, कोई प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई समस्या है, कोई कष्ट है, तो यू मे आस्क। क्लियर, तो आपको बस लॉजिक्स और कॉन्सेप्ट पता होनी चाहिए, मैथमेटिक्स बिकम इजी। एक और सवाल, 2 1/4 दिन का कितने प्रतिशत 12 मिनट होता है। व्हाट परसेंटेज ऑफ 2:1/2, ये 21/12 नहीं लिखा है ना, कई बार ऐसा हो जाता है कि जब नीचे इंग्लिश में कॉपी की जाती है तो इट में चेंज, तो उसको घबराइएगा नहीं कि चेंज क्यों हुआ है। ओके, चलिए, तो सवाल आपके समक्ष है और मैं चाहूंगा जवाब मिले जबरदस्त। जी, तो परसेंटेज बताना कितना होगा, उम्मीद है कि जवाब अच्छे से मिल जाएगा। पोल कर दें, गुड इवनिंग अजय, पोल कर दें, सब लोग रेडी हैं, अगर आप कहेंगे तो मैं पोल कर देता हूं। 2 1/2 दिन का कितने प्रतिशत 12 मिनट है, तो ये मैंने आपको कई बार बताया है,
इस तरह के जब सवाल आ जाए तो परसेंटेज जब भी निकालेंगे ना, उसका एक रूल है क्या, कि दोनों मात्राओं का, दोनों जो कमोडिटी हैं उनका सेम यूनिट में होना जरूरी है। तो मैंने 2.5 दिन को किस में बदला भाई, 2.5 डेज हैं ये, इसको मैंने दिन को घंटों में बदला, घंटे को मिनट में बदला, है ना, अपॉन 12। भाई यही तो बनेगा, ये टोटल ये मिनट बनेंगे ना, अगर हम बात करें तो मिनट्स तो यही बनेंगे ना, 2.5 इंटू 24 इंटू, तो देखो 0 से 0 कट गया, 25 छिक्का 150, 150 गुणा 24, तो कितने मिनट हो गए, आपने कहा 0, 25 चौका 100, सॉरी 15 चौके 60, 15 दूनी 30, 25 36, तो 3600 टोटल मिनट हो गई। तो 2.5 दिन में 3600 मिनट बने, यहाँ कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब उसने बोला कि 12 मिनट 3600 का कितना है, आपने कहा 12 मिनट 3600 का कितना परसेंटेज है, 100 की गुणा कर दे, ऐसे करोगे ना, आपने कहा कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी आपने कहा ओके, हमें कोई इशू नहीं, हमें कोई समस्या नहीं, यहां तक किसी को समझ में ना तो मुझे बता दे भैया बात को, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। ओके चलो, तो कितना हुआ, आपने कहा सर जी इसको काट लेते हैं, बहुत देर हो गई हमें इसके करते, 36 1/3, और 1/3 कितना होता है, 3%। क्लियर है, 12 3 36 होते हैं ना, 1/3, और 1/3 क्या होता है, पॉइंट डिवाइड करोगे तो कितना हो जाएगा, 0.33%। तो राइट ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। अभी क्लियर है सबको, तो आज के सवाल आपको समझ में आए, मुझे उम्मीद है कि सभी को सवाल समझ में आए होंगे, और ऐसी बेहतरीन सेशन के साथ हम जुड़ते रहेंगे आप लोगों के साथ, और नए नए सवाल आपके लिए आते रहेंगे। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे जरूर बताएं, और फिर शुरुआत करेंगे नेक्स्ट सेशन में, फिर मुलाकात करेंगे। अच्छा लगा हो तो लाइक कर दो और वीडियो को शेयर कर दो, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलो। ओके।